हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube फैमिली में जिसका नाम है निर्माण। दोस्तों, आज के थंबनेल को पढ़कर अगर आपने ओपन किया है इस वीडियो को तो आज आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद मिनटों में आपको कुछ ऐसा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से जो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर देगा। और अगर मैक्सिमम लोग इस चीज़ को अप्लाई करें तो हमारे नेशन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, 1945 में 2 एटम बॉम्ब्स इस कंट्री पर गिरे, लाखों लोग मर गए। रेडिएशंस न जाने कितने सालों तक इस देश को इफेक्ट करते रहे, लेकिन इस देश ने एक भी कंट्री से लोन नहीं मांगा और अपने आप ये देश वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 2011 में 9 तीव्रता का रिक्टर स्केल वाला भूकंप इस देश में आया और एक सुनामी भी आई, जिसके बाद $300 बिलियन से भी ज्यादा नुकसान हुआ इस देश को। लेकिन इसके बाद भी ये देश अपने आप खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जापान की। दोस्तों, जापान के बारे में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी, काफ़ी बातें सुनी होंगी उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जापान इतना आगे है? चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो के एंड तक एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो सारे जापानीज कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अप्लाई करते हैं। शायद वो जानते हो इसके बारे में, शायद वो ना जानते हो, लेकिन वो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करते हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी उस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आई होप कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, उस टेक्निक के बारे में हम जाने उससे पहले चलिए आपको थोड़े से फैक्ट्स बताता हूँ जिसके बारे में जानकर आपको उस टेक्निक को जानने का और मज़ा आएगा। दोस्तों, जापान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो समवेयर अराउंड 12 से 13 करोड़ के बीच में है, जो कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन से लगभग 8 करोड़ कम है। इसी तरीके से अगर एरिया की बात करें तो जापान का एरिया लगभग राजस्थान के एरिया के बराबर है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंट्री कितनी छोटी कंट्री है, राइट? लेकिन इसी पॉइंट पर अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं या फिर मैं बात करूं जीडीपी पर कैपिटा की, तो जीडीपी पर कैपिटा में जापान इंडिया से 6 गुना आगे है। जी हाँ दोस्तों, 6 गुना आगे है एक ऐसी कंट्री जो सिर्फ पॉपुलेशन में एक स्टेट के बराबर है हमारे देश के। दोस्तों, नेचर की अगर बात करें तो नेचर ने जापान को बड़ी ही गंदी लोकेशन दी है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे भूकंप आते हैं, जहां पर सुनामीज आती रहती हैं और जहां पर वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जापान के लोगों के नेचर में एक ऐसी खास बात है जो जापान को दुनिया से हटकर बनाती है। दोस्तों, जापान में आज एक पिन भी जो कि अमेरिका की बनी हुई है वो नहीं बिक सकती। और ऐसा इसलिए नहीं कि जापान की ट्रेड पॉलिसीज ने अमेरिकन चीजों को बिकने से रोक रखा है। ऐसा इसलिए कि जापान के लोग सिर्फ और सिर्फ वहीं के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों को ये बार बार बताना नहीं पड़ता है कि तुम लोग जो है वो सिर्फ हमारे देश का सामान खरीदो, हमारे देश का सामान खरीदो, बाहर की चीजें मत खरीदो। जैसा कि आपने इंडिया में देखा होगा, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बार बार रैलीज निकल रही हैं, लोगों को बताना पड़ रहा है, लोगों को प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। नहीं दोस्तों, ये सारी चीजें उनके डीएनए में है, उनके अंदर हैं, ये चीजें उनको बतानी नहीं पड़ रही हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे पीएम जो है वो खुद नेशनल मीडिया पर, नेशनल टेलीविजन पर आकर बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, देश को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या ये चीजें बताने की चीजें हैं? जापान में जब भी कोई इंसान ट्रैवल करता है, चाहे वो बाइक से ट्रैवल करे, चाहे वो कार से ट्रैवल करे, वो अपना एक छोटा सा होम मेड डस्टबिन क्रिएट करके उसको अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि कोई भी इंसान वहां पर सड़क पर या फिर पब्लिक प्लेस पर कचरा नहीं फेंकता। बड़ी छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि छोटी छोटी चीजें ही लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती हैं। और ये चेंज हमें जापान की टेक्नोलॉजी से, हमारे जापान का जो जीडीपी है उससे साफ तौर पर देखने को मिलता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई जापान के फैक्ट्स की। अब जरा सा हम लोगों की बातें करते हैं कि वहां के लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या वो चीजें हैं जो जापानीज को इंडियन से अलग बनाती हैं। दोस्तों, पहली जो चीज़ है वो है कि जापान के लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, जिसका रीज़न है कि क्राइम रेट्स में जापान बहुत नीचे है, बल्कि ना के बराबर है। और वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट की ही बात कर लूं तो आप जानते हैं कि दिल्ली जो है वो क्राइम कैपिटल बनी हुई है इंडिया की। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें, आप जानते हैं कि क्राइम्स का क्या सीन है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेंटालिटी की हैं, सही बताऊं तो। क्योंकि अगर आप अपनी रियलिटी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी। अगर दिमाग से नहीं बदलेंगे तो हकीकत में कैसे बदल पाएंगे?
एक चीज देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी देश को बदलना है तो वहां की सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, वहां के लोगों को बदलना होगा, क्योंकि एक देश को उसके लोग ही बनाते हैं। और ये चीज साफ तौर पर प्रूव करी है जापान ने। दोस्तों, लॉयल्टी ऑनेस्टी के अलावा एक और चीज है जो जापानीज लोग बड़ी खास करते हैं, और वो है कि जब भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहां के लिए वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने काम से वो प्यार करते हैं। ना कि इंडिया की तरह, जहां पर इंडियंस को आपने देखा होगा कि किसी भी कॉर्पोरेट में वो काम कर रहे हो, किसी भी जॉब में वो काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, इंडियंस के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ में अपनी ही जॉब को कंप्लेन करते रहते हैं। जहां से हमें सैलरी मिल रही है हम उसी की कंप्लेन करते रहते हैं, यार मेरा काम अच्छा नहीं है, यार मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता है। दोस्तों, ये चीज़ जापानीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। रादर वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां की पूरी ओनरशिप लेते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इस तरीके से काम करते हैं कि वो ही उस कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, ये एक चीज़ है जो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने अंदर लेके आएँ। अपने काम को ओनरशिप की तरह देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखिए, ना सिर्फ जॉब्स में बल्कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस मैं क्यों कर रहा हूँ यार, इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा। नहीं, अगर आप उसी चीज़ को एक ओनरशिप की तरह पढ़ेंगे, उस चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये चीज़ जब मैं आगे जाकर अप्लाई करूँगा अपनी जॉब में या फिर अपने काम में, तो ये मेरे लिए और मेरे नेशन के लिए या मेरी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। ये चीज़ अगर आप सीखेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि छोटे छोटे चेंजेस जो जापानीज़ के जो लोग हैं वो छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। इसी चीज़ को लेकर आज जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है काइजन। जी हाँ दोस्तों, काइजन एक जापानीज़ वर्ड है और इसका मतलब है, बेसिकली दो वर्ड से बना है, काई और जेन, जिसका मतलब है कि चेंज फॉर बेटरमेंट या फिर कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और काइजन जो टर्म था वो जापानीज़ ही एक इंसान ने, मसाकी इमाई इनका नाम था, इन्होंने कॉइन किया था। और काइजन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि चेंज फॉर बेटरमेंट। अब काइजन है क्या, इसको कैसे अप्लाई करना है, एक्चुअल में इसके फायदे क्या हैं, जरा सा वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, काइजन का अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है, राइट। अब ये इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर लिखते लिखते मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे क्या करना होगा, उस मिस्टेक को रब करने के लिए मुझे ये इरेजर यूज करना होगा, राइट। अब इस चीज में हम काइजन कैसे अप्लाई करें? वेल, किसी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस पेंसिल के पीछे ही एक इरेजर लगा दूं और दो प्रोडक्ट्स का काम मैं एक ही प्रोडक्ट में कर दूं। तो वो जो एक इनोवेशन आया, वो जो एक चेंज आया बेटरमेंट के लिए, वो काइजन का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से काइजन का कुछ आइडिया जरूर मिल गया होगा। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं, और ये एग्जाम्पल नेचर से लिया हुआ है। दोस्तों, नेचर का एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक बीज का। जी हाँ दोस्तों, एक सीड, एक छोटा सा सीड काइजन की वजह से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कुछ ही सालों के अंदर, जो लोग सोच भी नहीं सकते कि नॉर्मली वो चीज़ पॉसिबल है। और ऐसा क्यों होता है? वेल, उसका सीधा सा रीज़न है कि डेली हर दिन उसको पानी मिलता है, उसको सॉइल से नरिशमेंट मिलता है, उसको सनलाइट मिलती है। ये सारी चीज़ें जब उसको मिलती हैं तो काइजन उस सीड को, पहले वो सीड खुलता है, प्लांट बनता है और धीरे धीरे करके वो ग्रो करके एक पेड़ बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक आम की गुठली 10 से 15 सालों के अंदर न जाने कितने आम आपको वापस दे देती है रिटर्न में, आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? सिर्फ और सिर्फ काइजन की वजह से। यानी कि छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, अगर कंसिस्टेंटली किए जाएं तो। और यही बात मैंने आपको समझाई थी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वीडियो में, जिसको मैं आज रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं काइजन के साथ। अब पॉइंट आता है कि काइजन को हम अप्लाई कैसे करें। देखिए दोस्तों, काइजन जो है वो एक इंडस्ट्रियल टर्म है, लेकिन इसको लाइफ के किसी भी स्फीयर में, किसी भी डोमेन में इजीली अप्लाई किया जा सकता है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि काइजन को अप्लाई कैसे करें। मान लीजिए दोस्तों, आपको कोई काम करना है। सपोज आपकी मॉम आपसे कहती है कि मुझे जो तुम्हारा कमरा है, आपका कमरा बहुत गंदा पड़ा है, और आपकी मॉम आपसे कहती है कि मुझे तुम्हारा कमरा 2 घंटे के अंदर पूरा साफ चाहिए। अब यहाँ पर काइजन कैसे अप्लाई करें? दोस्तों, अपने काम को हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिए। काइजन हमेशा कहता है कि कभी भी ढेर सारा काम एक साथ नहीं करना है, क्योंकि जब आप ढेर सारा काम एक साथ करेंगे तो आपके मोटिवेशन लेवल्स हमेशा डाउन हो जाएंगे और आपको फिर उस काम को करने का मन ही नहीं करेगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उस काम में। तो उस काम को हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि अगर रूम साफ करने का काम मिला है तो आप
एक पहला टास्क बनाइए कि मुझे सिर्फ ड्रॉर साफ करने हैं। इस काम के लिए आप अपना टाइम एलोकेट कर लीजिए कि भाई मुझे 15 मिनट में सिर्फ ड्रॉर साफ करने हैं। ड्रॉर साफ हो गए, उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, आप थोड़ा सा अपना म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही ब्रेक खत्म हो, अब दूसरे टास्क की तरफ। अब मुझे क्या करना है, अलमीरा साफ करनी है। अलमीरा साफ करने में मुझे आधा घंटा लगा, आधे घंटे के बाद मैंने फिर से ब्रेक ले लिया। दोस्तों इससे होता क्या है कि आप ब्रेक्स लेते लेते अपना काम कंप्लीट भी कर लेते हैं, काम खत्म भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि काम कब खत्म हो गया। वहीं अगर आप इस काम को एक पूरे काम की तरह देखें कि मुझे पूरा बड़ा सा रूम साफ करना है 2 घंटे के अंदर, तो शायद आप उसको ना कर पाएं, बल्कि हो सकता है कर भी लें, लेकिन उसको उतने अच्छी तरीके से ना कर पाएं जितना आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं। इसी तरीके से आप काइजन को अपनी पढ़ाई में भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी ढेर सारे चैप्टर्स, ढेर सारा कंटेंट एक साथ अब्सॉर्ब मत करिए। छोटी छोटी चीजें पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद एक ब्रेक लीजिए, जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। यानी कि 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक। इस चीज को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि काइजन आपकी लाइफ में चेंज ला रहा है। काइजन की दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि काइजन हमेशा कहता है कि हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पर फोकस कभी नहीं करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि सपोज कई लोग सोचते हैं कि मुझे जो है अपनी मसल्स बनानी है, मुझे बॉडी बिल्ड करनी है, तो उस टाइम पर उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, और उनका सॉल्यूशन है कि डेली 1.5 आवर एक्सरसाइज उनको करनी है, जिससे उनकी बॉडी बन सकती है। तो अगर वो सिर्फ अपने सॉल्यूशन पर फोकस करें, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर अपनी एक्सरसाइज को देना है, तो वो इजीली डेवलप कर सकते हैं। वहीं अगर वो डेली प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहे, अरे यार मेरा तो वेट गेन नहीं हो रहा है, अरे यार मेरी तो बॉडी नहीं बन रही है, तो उस केस में उनके मोटिवेशन लेवल्स हो जाएंगे डाउन और वहां पर काइजन अप्लाई नहीं हो पाएगा। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काइजन के कुछ बेनिफिट्स के बारे में जरूर पता लगा होगा। बाकी के बेनिफिट्स जानने के लिए काइजन को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और काइजन का एक थर्ड प्रिंसिपल भी है जो कहता है कि जब भी आप काइजन सीख लें तो उसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको काइजन की पावर दिख गई हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो से किसी की लाइफ में चेंज आता है तो उसके लिए जो क्रेडिट जाएगा वो मुझसे ज़्यादा आपको जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका निर्माण है हमारी गारंटी।